हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित के त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, तो उसी के लिए हमने गणित के हर अध्याय के इम्पॉर्टेंट प्रश्न निकाले हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य और आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तो त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से आपको दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं प्रश्नों को आप एग्ज़ाम में भी पाएंगे, यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान हमारे पास है, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तो आर एक खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज़ें दी है, स्वतुल्य भी बोला है, सममित भी बोला है और संक्रामक भी बोला है। तो हम जानते हैं कि जब तीनों चीज़ें होती है तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो पहले का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तुल्यता संबंध कहलाता है। तो ये था हमारा पहला रिक्त स्थान। सेकंड हमें दिया गया है, यदि ए 1 2 3 बी 4 5 6 7 तथा 1 4 2 5 3 6 ए से बी पर एक फलन है तो एफ एक खाली स्थान फलन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 का 4 के साथ संबंध, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, मतलब हर एक का संबंध सिर्फ एक एक के साथ बन रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं एक एक ही फलन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक एक ही। तीसरा हमें दिया गया है, एक समय प्रतिबंध आर, ए बी सदस्य आर तथा बी सी सदस्य आर तथा तो ए सी सदस्य किसका है, आर का। तो जहां ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स को संतुष्ट करने वाला संबंध आर खाली स्थान संबंध है। तो हमने बोला कि ए और बी संबंध किससे है, आर से, ये हमने बोल दिया। बी और सी भी संबंधित किससे है, आर से। तो उसने बोला कि यदि ऐसा है तो ए और सी भी किससे संबंधित है, आर से। तो इसका मतलब ये हमें कंडीशन किसकी दे दी है, तो ये हमको दे दी कंडीशन संक्रामक संबंध की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रामक। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आपको ये बिल्कुल पढ़ के जाना है। अगला हमें दिया गया है, एक समय इस प्रकार का संबंध आर जो प्रतिबंध ए बी सदस्य आर का तात्पर्य है कि बी ए भी किसका सदस्य है, आर को संतुष्ट करता है। तो यहाँ देखेंगे ए बी और बी ए दोनों संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा संबंध हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सम्मित संबंध। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सम्मित संबंध। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक समय ऐसा संबंध है कि फॉर ऑल ए संबंधित एक्स या ए बिलोंग्स टू आर। तो ये संबंध है, तो जब दोनों एक दूसरे के एक जैसे हैं तो इसको हम बोलते हैं स्वतुल्य। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्वतुल्य संबंध है। अगला हमें दिया गया है, एक समय r बराबर x गुणित x द्वारा प्रदत्त संबंध r है तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं सार्वत्रिक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक फलन एफ एक्स वाई एक ही फलन है यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू तब सभी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स के लिए एक्स वन बराबर। तो जब हमें बोला एक ही फलन हो और एफ एक्स वन किसके बराबर हो, एफ एक्स टू के, तो एक्स वन किसके बराबर हो जाएगा, तो एक्स वन हो जाएगा हमारा एक्स टू के बराबर। तो ये हमारे पहले अध्याय के रिक्त स्थान थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत खाली स्थान है। अब कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से लेके 1 तक। कॉस का मान हमारा -1 से लेके 1 तक होता है। अगला हमें दिया गया है, टेन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा खाली स्थान है। अब टेन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या है, तो ये होती है -π/2 से लेके +π/2 तक। ये हमारी मुख्य मान शाखा है टेन इनवर्स एक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, सही विकल्प चुनिए। अब हमें पहला दिया गया है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है। तो ऐसे अवयव कैसे कितने होंगे, तो 0 या 1 है मतलब 2, और 2 की घात कितनी कोटि, 3 × 3 मतलब 2 की घात कितना, 9। तो यहाँ पे 2 की घात 9 हम जानते हैं कितना होता है, 512 होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 512 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बराबर ए आई जे एम गुणित एक एन एक वर्ग अवयव है यदि
एम छोटा है एन से, एम बड़ा है एन से, एम बराबर है एन के, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि एक वर्ग अवयव होता है तो वहाँ पे पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर होती है। इसका मतलब एम मतलब पंक्ति और एन मतलब स्तंभ, तो दोनों की संख्या बराबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एम बराबर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। अब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो कब व्युत्क्रम होंगे, ए बी बराबर बी ए बी माइनस बी ए बराबर 0, ए बी बराबर 0, बी ए बराबर 1 और ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो हम जानते हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, व्युत्क्रम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक अवयव ए सममित एवं विषम सममित दोनों ही है तो ए, तो हम जानते हैं कि सममित और विषम सममित दोनों कब होता है, जब कौन सा अवयव होता है, तो एक वर्ग अवयव ही क्या हो सकता है, सममित और विषम सममित दोनों। तो हमारा फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो ए बी माइनस बी ए ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सा अवयव होता है, सममित अवयव तो होता है परंतु विषम सममित अवयव होता है। ये हमारा फिफ्थ का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें दिए गए यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए सममित अवयव होगा यदि, तो सममित कब होगा, जब ए डैश और ए दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे ये क्या है, सममित अवयव है। तो ऑप्शन नंबर सी छठे का हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, एक विषम सममित अवयव के विकर्ण का प्रत्येक अवयव, तो हम जानते हैं कि जब भी विषम सममित अवयव बनता है तो उसका विकर्ण हो जाता है 0, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ये हमारा सातवें का ए करेक्ट आंसर होगा। आठवां दिया है हमें, ए आई जे एम गुणित एक अवयव है, तो यहाँ पे जब एक, यहाँ पे एम हमारा पंक्ति है, एन हमारा क्या है, स्तंभ है, और स्तंभ की संख्या तो 1 है, इसका मतलब जो भी अवयव बन रहा है वो किसका बन रहा है, पंक्ति अवयव बन रहा है। तो आठवें का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंक्ति अवयव। और लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 गुणित 3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या, तो हम जानते हैं कि जितने हमारी कोटि होती है उन दोनों का गुणनफल कर लें तो हमारे अवयव आ जाते हैं, तो 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। तो ये थे हमारे सही विकल्प। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सत्य सत्य दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि यदि हम पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को दूसरी पंक्ति के स्तंभ के सहखंडों से गुणा करें तो योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य कथन। तो पहला हमारा हो जाएगा सत्य। दूसरा हमें दिया गया है, यदि डेल बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी बराबर 0 तब, या इसको हम बोलेंगे डेल को सारणिक, तो सारणिक का मान 0 होगा। तो इसे हम करके देख लेते हैं। हमें पहला दिया 0, तो यहाँ पे हमारा 0, तो आप 0 में किसी का भी गुणा या भाग करेंगे 0 ही रहेगा। दूसरा हमारे पास है माइनस ए, तो यहाँ पे हम लिख दिया माइनस ए, और हम क्या करते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देते हैं और बाकी का गुणा करते हैं। तो गुणा किसका करेंगे, माइनस ए गुणित 0, तो ये बन जाएगा हमारा 0। फिर हम लगाते हैं माइनस और गुणा करेंगे माइनस बी और सी का, तो ये हो जाएगा माइनस का बी सी। फिर हम लगाएंगे प्लस का बी। अब हमने बी लिया, इसका मतलब हम इस पंक्ति को तो छोड़ेंगे और अब इस स्तंभ को छोड़ेंगे। अब यदि इस स्तंभ को छोड़ना है तो हमारे पास बचेगा क्या, हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। अब हमको इस स्तंभ को छोड़ना है और इस पंक्ति को छोड़ना है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अब बचेगा हमारे पास माइनस ए गुणित माइनस सी, तो ये बन जाएगा ए सी, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस, परंतु इसका माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी, और ये बन जाएगा प्लस का ए बी सी, और माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी हो जाता है 0। तो ये हमारा आंसर, इसने क्या बोला था कि सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा, और हमारा भी क्या आया, 0 आया, मतलब ये क्या है, सत्य कथन है। तो ये थर्ड का हमारा सत्य आंसर करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है
केवल वर्ग अवयु सारणिक कहलाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्या हो, वर्ग अवयु ही सारणिक हो। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य कथन। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा असत्य। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि ए एक वर्ग अवयु है तब डिटर्मिनेंट्स ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ए डैश, जहां ए डैश बराबर क्या है, ए का परिवर्त है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो चौथा हमारा हो जाएगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रत्येक कोटि के अवयु से संबंधित एक सारणिक प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे पास कोई सी भी कोटि है उसके अवयु से हम सारणिक बना सकते हैं। तो ये हमारा असत्य कथन होगा। पांचवे का हमारा हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभों के संगत अवयव समान है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो ये हमने पढ़ा है कि सारणिक का नियम है कि जब दोनों पंक्तियां या दो स्तंभ एक जैसे हैं तो उसका मान हम सारणिक का मान क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। तो ये आपका सत्य कथन होगा। तो ये छठे का हमारा सत्य आंसर होगा। सातवां हमें दिया गया है, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे हमें बोला है दो पंक्तियों को आपस में बदलना है या दो स्तंभों को। हाँ, यदि यहाँ बोलता कि पंक्ति को स्तंभ से बदलना है तो ये सत्य होता, परंतु हमने पढ़ा हुआ है कि जब पंक्ति को पंक्ति से बदला जाता है तो यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य कथन हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है अपरिवर्तित, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु चिन्ह तो परिवर्तित होता है। तो ये हमारा असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि सारणिक a बराबर 0 तो एक व्युत्क्रमणीय अवयु है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। तो ये हमारा आठवां था, ये भी हमारा क्या हो गया है, असत्य हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 1 3 2 4 का मान -2 है। तो इसे यदि हम मान निकालें तो आप 1 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 बनेगा, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। तो 4 - 6 तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ बोला भी ये कितना है, -2 है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर सारणिक ए आई। तो ये हमारा सत्य होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 3 × 3 कोटि के सारणिक के प्रत्येक अवयव में k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान k भी गुणा हो जाता है। तो हमें बोला गया है सारणिक के प्रत्येक अवयव में किसका गुणा करना है, k से गुणा कर देना है। तो सारणिक का मान भी क्या हो जाएगा, k का गुणा में हो जाता है। तो ये हमारा एक असत्य कथन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा कर दे तो मान अपरिवर्तित हो जाता है, या सारणिक के मान में k का भी गुणा हो जाता है। तो ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा। अगला हमें बोला है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देने पर, हम यदि एक पंक्ति को एक स्तंभ से बदलते तो अपरिवर्तित होता, परंतु परस्पर सबको बदल देंगे तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये थे हमारे सत्य और असत्य। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारी सही जोड़ी। अब सही जोड़ी में हमें दिया गया है sin x³ का अवकल गुणांक। अब sin x³ का अवकलन गुणांक कौन सा होता है, तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो पहले का यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है 1/1 + x² जो कि इसका आंसर हो नहीं सकता। अब हम देखेंगे इसका साइन वाला आपको क्या नज़र आ रहा है, तो सतत होता है 1/x, यहाँ पे भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3x² sin x3। तो ये हमारा f वाला हमारा पहला आंसर हो जाएगा, sin x3 का अवकल गुणांक। तो यही हमारा करेक्ट होगा, पहले की सही जोड़ी। दूसरे में हमें दिया गया है d/dx sec इनवर्स x। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब भी हम sec इनवर्स x का अवकलन करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/x x² - 1। तो ये हमारे दूसरे के सही जोड़ी हो जाएगी, 1/x करनी में x² - 1। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है,
a की घात x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक। तो अब हम इसको देख लेंगे कि a की घात x वाला कहाँ है। तो ये देखते हैं हमारे पास ई ऑप्शन में भी a की घात x है, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का ई। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है log x का अवकल गुणांक। तो हम जानते हैं कि log x का जब हम d/dx करते हैं तो वो हो जाता है 1/x, तो ये हमारा चौथे का 1/x करेक्ट होगा। पांचवा हमारे पास दिया है प्रत्येक अवकलनीय फलन। तो हमने पढ़ा है कि जो भी अवकलनीय फलन होता है वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है, तो ये हमारा हो जाएगा पांचवे का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। छठा हमारे पास दिया गया है साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक होता है 1/करणी में 1 माइनस एक्स वर्ग, तो छठे का जी हो जाएगा। और जो बच जाता है लास्ट टेन इनवर्स एक्स का d/dx, तो 1/1 प्लस एक्स वर्ग, सातवें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी हमारी सही जोड़ी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स वर्ग, तब dy/dx क्या होगा। तो यदि हमें इसका dy/dx करना होगा तो इसका जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वर्ग, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा dy/dx का। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है log x का अवकल गुणांक। तो अब यदि हम log x का अवकलन लिखेंगे तो किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो जब भी हम log x का अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1/x, तो इसका हो जाएगा हमारा अवकलन कितना, 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया गया है यदि fx बराबर x cos x प्लस e की पावर x, तो f'0 का मान क्या होगा। तो पहले हमें f' निकालना होगा, fx हमारे पास है। अब यदि हम f' निकालेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा गुणा वाला रूल, गुणा वाला नियम। तो x आपका बाहर होगा, d/dx आप करेंगे किसका, cos x का, फिर आपका cos x बाहर होगा, d/dx किसका करेंगे हम, x का, प्लस e की पावर x का d/dx होता है e की पावर x। यहाँ पे यदि हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x, d/dx cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस cos x इंटू 1 प्लस e की पावर x। अब हमें किसका मान पूछा है, हमें पूछा है f'0 का। तो जहाँ भी x होगा वहाँ क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cos 0 इंटू 1 प्लस e की पावर 0। ये हमने सारे मान रख दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos 0 का मान होता है 1 और e की पावर 0 का मान भी होता है 1, तो 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यदि y बराबर ax वर्ग प्लस b, तब dy/dx का मान x बराबर 2 पर क्या होगा। तो यदि हम देखें dy/dx, ये थर्ड का था, हम यहाँ पे फोर्थ कर रहे हैं, तो इसका हम dy/dx करेंगे तो ax वर्ग प्लस b। तो यदि इसका करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास 2ax प्लस b का हो जाएगा 0, और x का मान कितना बोला, x का मान हमको बोला है 2, तो यहाँ पे हम x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2a गुणित 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4a, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4a, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, साइन x का अवकल गुणांक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि d/dx साइन x का करेंगे तो ये हो जाता है हमारा cos x, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा पांचवे का। छठा क्वेश्चन हमें दिया गया है log x का अवकल गुणांक क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने देखा 1/x होगा, वहाँ पे अवकलज या अवकल गुणांक थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था, यहाँ पे अवकलन गुणांक कर लीजिए, ये रिपीट हो गया है, इसको हम काट सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है tan इनवर्स x का अवकल गुणांक क्या होगा। तो tan इनवर्स x का हमने सूत्र पढ़ा है, इसका अवकलन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स वर्ग, ये हमारा सातवें का करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन हमें दिया गया है साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे भी ये हमारा एक सूत्र बनता है, साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक, तो ये हो जाता है हमारा 1/करणी में 1 माइनस एक्स वर्ग। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है x की घात n का अवकल गुणांक क्या होगा। तो हमने सूत्र पढ़ा है, ये हो जाएगा हमारा n
x की घात n-1। तो ये थे हमारे एक वाक्य में उत्तर। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में दिया गया है कि यदि फलन f n बिलोंग्स टू n, यहाँ पे n मतलब नेचुरल नंबर, तो दोनों नेचुरल नंबर है, प्रांत भी और हमें परिसर भी किस में दिया गया है, n में, मतलब दोनों नेचुरल नंबर आपकी प्राकृत संख्याएं दी गई है। f(x) बराबर x वर्ग द्वारा प्रदत्त फलन की एकेकी तथा अच्छादी गुणों की जांच करना है कि ये एकेकी है या अच्छादी है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, ये हमें जांच करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, पहले माना किसी एक्स वाई के लिए, एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है, एन के लिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एफ एक्स बराबर क्या आना चाहिए, एफ वाई। तो हम बोल देंगे एकेकी है, तो एफ एक्स में हमारे पास एक्स वर्ग है, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स वर्ग बराबर वाई वर्ग। यदि एक्स वर्ग बराबर वाई वर्ग आ रहा है तो यहाँ पे एक्स बराबर भी क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे हम माइनस लेते नहीं हैं, तो एक्स बराबर वाई आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, एक एकेकी फलन है। अब यह आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे हमको एक्स वाई दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो यदि हम देखेंगे, हम एक रखते हैं, तो एक का जब आप वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। आप दो का वर्ग करेंगे तो चार मिलेगा, तीन का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा। मतलब हर एक का हमको एक रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक का एक मान प्राप्त होता है, अतः फलन क्या है, एक ही है। दूसरा हमारे से पूछा है अच्छादी। अब यहाँ पे अच्छादी के लिए हमने ये पढ़ा है कि सारे नंबर आने चाहिए, कवर होना चाहिए, परिसर के सारे मान का प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो हमारे पास एक का बनता है, चार का बनता है, परंतु हमारे पास दो का प्रतिबिंब नहीं बनता। तो इसके लिए हम बोल देंगे कि यहाँ दो तो बिलोंग्स किससे कर रहा है, एन से, लेकिन एन में एक्स का कोई ऐसा मान नहीं है कि एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग बराबर क्या हो जाए, दो हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई मान नहीं मिलता है कि दो यहाँ पे आंसर में आपको मिल जाए जिसका परिणाम हमें दो मिले। तो इसलिए हम बोल देंगे कि हमारा जो फलन है वो अच्छादी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः एफ अच्छादी नहीं होगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि जो फलन है वो एकेकी तो है परंतु अच्छादी नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो ए है वो क्या है, पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, और हमें बोला गया है कि आर बराबर, यहाँ लिख लेते हैं क्या बोला गया है, एक्स वाई। तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या बोली है, समान है। यहाँ लिख देते हैं एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यह हमें दिया गया है। तो अब आगे हम इसे हल करेंगे। तो जब इस टाइप से होगा तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स वाई दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों बिलोंग्स करते हैं आर से। और यदि दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। तो ये हमारा स्वतुल्य तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा हमें बोला गया है कि x के बराबर यदि y में पेज है तो y में भी x के बराबर होंगे। तो कैसे बता सकते हैं हम, मान लो x में 30 पेज है, तो हमने बोला x में जितने पेज है उतने किस में है, y में है, तो y में भी कितने होंगे, 30 होंगे। अब इसका उल्टा
कि यदि y में 30 पेज है तो x में भी उसके बराबर होना चाहिए। तो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि दोनों में समान है। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे मान लेते हैं, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा हमारा x और y में पेजों की संख्या समान है, x और y में पेज जो की संख्या समान है या पेज समान है, ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि y और x में भी पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ लिख देते हैं y और x में भी पेजों की संख्या समान है। तो ये हमने दोनों बातें लिख दी है यहाँ पे। आप किस प्रकार से, आपको उदाहरण भी दे दिया है किस प्रकार से आपको इसको समझना है। तो हम यहाँ बोल देंगे कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि वाई एक्स भी किससे बिलोंग कर गया, आर से बिलोंग कर गया, तो हम बोल देंगे इसलिए ये क्या हो जाएगा, आर सम्मित है, क्योंकि एक्स वाई तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, और यदि वाई एक्स भी बिलोंग कर गया तो हम बोल देंगे आर क्या है, सम्मित है। तो ये हमने दूसरा भी बता दिया। और अब हमें बताना है संक्रामक। तो अब अपन मान लेते हैं, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये हमने मान लिया। और एक और हमने ले लिया वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी हमने मान लिया कि एक्स में जितने पेज है उतने वाई में है। और ये भी मान लिया कि वाई में जितने पेज है उतने किस में है, जेड में है। तो ये हम जानते हैं कि यदि एक्स और वाई समान है, वाई और जेड समान है, तो एक्स और जेड भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स और जेड समान होते तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम कि एक्स और जेड में पेजों की संख्या समान है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो अतः यहाँ पे बोल देंगे कि एक्स जेड किससे बिलोंग कर गए, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अतः ये क्या हो जाएगा, आर एक संक्रामक है। और ये हमने तीनों चीज़ें बता दी। तो यदि तीनों चीज़ें जहाँ होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ लिख देंगे हम, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। और यही पढ़ा है हमने कि तुल्यता संबंध बताने के लिए हमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों चीज़ें बराबर बतानी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या है। तो अब इसके लिए हम इसे मान लेंगे पहले, माना कॉस इनवर्स -1/2 बराबर हमने मान लिया इसको y। तो ये बन जाएगा हमारा कॉस y बराबर -1/2। तो हम जानते हैं कि माइनस तो कॉस में आता नहीं है, तो ये पहले तो इसको लिख लेते हैं माइनस बाहर। ये बन जाएगा हमारा कॉस π/3। और कॉस की रेंज कभी भी माइनस में नहीं होती। कॉस का रेंज हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ी है, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई तक। यहाँ लिख देते हैं कि कॉस की रेंज, या बोले हम कॉस की परिसर कितनी होती है, ये होती है 0 से पाई तक। तो इसको हमको इस रेंज में लाने के लिए क्या करना होगा, तो इसको हम लिखेंगे कॉस y बराबर कॉस पाई माइनस π/3। तो ये हमारा रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस y बराबर कॉस 3π - π, तो ये हो जाएगा 2π/3। और यही हमारा मुख्य मान आ जाएगा। तो मुख्य मान हमारे पास आ जाएगा 2π/3। तो ये हमारा कॉस इनवर्स x का मुख्य मान आ जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 3/4, ये हमको सॉरी प्लस नहीं है, बराबर tan इनवर्स 3/4, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद होना जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक सूत्र होता है, पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं। हमारा सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या सूत्र होता है, तो ये होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 - xy, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे हम मान रख देंगे
क्योंकि हमारे पास x की प्लेस पे कितना है 1/2, y की प्लेस पे कितना है 2/11। तो जहाँ x होगा वहाँ 1/2 रखेंगे, जहाँ y होगा वहाँ रखेंगे हम 2/11। तो इसका हम मान निकालते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स x की प्लेस पे 1/2, y की प्लेस पे 2/11। यहाँ पे हम रखेंगे 1 माइनस 1/2 गुणित 2/11। तो ये मान हमने सूत्र में रख लिए। इसे हल करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स, आप लघुत्तम देखेंगे तो लघुत्तम मेरे पास आ जाएगा 22। इसका गुणा हमने 11 में किया तो 11, 2 का गुणा 2 में करेंगे ये हो जाएगा 4। यहाँ पे भी यदि हम लघुत्तम देखेंगे तो लघुत्तम वापस 22 आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 2। यहाँ पे हमने इसको कर लिया, 22 से 22 आप कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है टेन इनवर्स 11 + 4 हो जाएगा 15, 22 माइनस 2 हो जाएगा 20। आप इसे कट कर सकते हैं, तो 5 के पार से इसे कट करेंगे, 5 × 15, 5 × 20। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। अब इसे लाने के लिए हमारे पास साइन का कोई सूत्र नहीं होता, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले किस में, टेन में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको इसका ध्यान रखना है, एक डायरेक्ट टर्म में आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स a/b को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टेन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेन इनवर्स a डिवाइड बाय आप लिखेंगे b वर्ग माइनस a वर्ग। तो यहाँ पे हमारा ये टेन में चेंज हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि a हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन इनवर्स 3/5। तो इसे यदि हम टेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये सब आपको रफ में करना है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 3 में यहाँ पे हम लिख देंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 25, माइनस 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पे ये बन जाएगा टेन इनवर्स 3/25 माइनस 9 मतलब 16, करनी 16 का मान होता है 4। तो टेन इनवर्स 3/4। इसी प्रकार से यदि हमें निकालना होगा साइन इनवर्स 8/17, तो ये बन जाएगा हमारा टेन इनवर्स 3। तो 3 की जगह यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 17, 17 का वर्ग हम जानते हैं 289, माइनस 8 का वर्ग होता है 64। तो आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा टेन इनवर्स 8/289 में से आप 64 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 225, और 225 किसकी करनी है, तो ये 15 की करनी है। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम टेन इनवर्स 3/4 और साइन इनवर्स 8/17 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 8/15। तो अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे माइनस है बीच में तो हम भी लगा देंगे माइनस टेन इनवर्स 8/15। तो ये हमने कौन से मान रखे, तो हमने साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 8/17 की जगह पे हमने रख दिया है टेन इनवर्स 3/4 और टेन इनवर्स 8/15। अभी हमने इसका सूत्र पढ़ा है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 + xy, ये हमारा सूत्र होगा। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स x कितना है, तो x हमारे पास है 3/4 माइनस 8/15 डिवाइड बाय 1 + 3/4 गुणित 8/15। यदि कटता है तो आप काटेंगे, परंतु मैं बोलूँगा आप सीधा एलसीएम ले लो, उसके बाद हम काटा पिटी करते रहेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे आप सीधा सीधा कट कर सकते हैं। तो 15 और 4 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60, ये बनेगा 15 × 45 माइनस 4 × 32। इसी प्रकार जब आप नीचे भी निकालेंगे तो यहाँ भी आपका हो जाएगा लघुत्तम कितना 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60 + 24। तो 60 से 60 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा बचेगा टेन इनवर्स 45 में से आपको 32 माइनस करने हैं, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 13, और यहाँ पे 60 और 24 हो जाएगा हमारे पास 84। तो ये आ गया हमारा टेन इनवर्स 13/84। परंतु हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कॉस इनवर्स 84/85। अब हम टेन को किस में बदलने वाले हैं, कॉस में। किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार से लिखेंगे
टेन इनवर्स 13/84 को हम मान लेते हैं y, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10y बराबर 13/84। अब हमने ये पढ़ा है कि 10 जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, परंतु जो हमारा कॉस होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमारा समान आ रहा है, परंतु कर्ण निकालने के लिए हमें किस प्रकार से निकालना होगा, तो कर्ण निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमको इन दोनों के वर्ग करके प्लस करना होगा। तो 13 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 169, और आप 84 का वर्ग करेंगे तो 84 का हम गुणा कर लेते हैं किसमें 84 में। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4 चौक 16, 4 32 और 1 33, फिर 8 चौक 32, फिर 3 बचता है 64 और 3 67। तो ये हो जाएगा 6 5 10 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7056। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 9 और 6 15, 6 और 5 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 7। तो और हम जानते हैं कि जो 7225 है वो किसकी करनी है, तो 85 की करनी है। तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया 85 आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं cos y बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण हमने निकाल लिया है, आधार हमारे पास पहले से है, तो हमने कर्ण कितना निकाला, कर्ण हमने निकाला है 85 और आधार है हमारा 84। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ चुका है। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 84/85, और y हमने किसे माना था, तो y हमने माना था टेन इनवर्स 13/84 को, और यही हमें सिद्ध करना था cos इनवर्स 84/85। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x + 7 5 y + 1 2 - 3 x अवयव में है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि दोनों समान अवयव है, दोनों बराबर में है, तो संगत अवयव के मान बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2x + 7 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 2x बराबर प्लस का 7 अब उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x बराबर -7/2, ये हमारा x का मान आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, परंतु यदि हम देखेंगे यहाँ पे क्या है 2 - 3x बराबर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा -3x बराबर 4 - 2। तो x का मान यहाँ पे आपको कुछ विपरीत देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x का कोई समान मान नहीं है, तो x का कोई हम बोल सकते हैं निश्चित मान नहीं है। अब यदि हम y का देखते हैं तो 5 बराबर y - 2, तो -2 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। तो यहाँ पे हमें y कितना मिलता है, तो y हमें मिलता है 7 मिलता है। परंतु जब हम इसके लिए निकालते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है y + 1 बराबर 4। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा y बराबर 4 - 1 बराबर y बराबर कितना मिला 3 मिला। मतलब ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बोल देंगे कि x और y के कोई निश्चित मान नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x और y के निश्चित मान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे पास दिया है यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 है तो a वर्ग -5a + 6i का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं, पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a वर्ग -5a + 6i का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमें निकालना होगा a वर्ग। तो a वर्ग कैसे निकालेंगे, तो a का a में गुणा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे दूसरी बार भी हमें लिखना पड़ेगा। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब हमें करना है इसका गुणा। तो आप गुणा किस प्रकार से करेंगे, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में होता है। तो पहले हम 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4।
फिर हम 0 का गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 0। फिर हम 1 का गुणा करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 1। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 का गुणा करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा 0। 0 का गुणा करेंगे 1 में तो ये भी हो जाएगा 0। और 1 का गुणा करेंगे हम -1 में तो ये हो जाएगा -1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 का गुणा हम करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा हमारा 2। 0 का गुणा करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 0। और 1 का गुणा करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा 0। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 का गुणा करेंगे हम 2 में तो ये हो जाएगा 4। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये बन जाएगा 2। और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 का गुणा 0 में करेंगे 0। 1 का गुणा 1 में 1। 3 का गुणा -1 में -3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 का गुणा 1 में 2 होगा। 1 का गुणा 3 में 3 होगा। और 3 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम तीसरी पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 बनेगा। -1 का 2 में करेंगे -2 बनेगा। और 0 का 1 में 0 रहेगा। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का गुणा 0 में 0। -1 का 1 में -1। और 0 का -1 में 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 का गुणा 1 में 1। -1 का 3 में -3। और 0 का 0। तो ये हमने हमारे गुणा कर लिए। तो यहाँ से हम किसका मान निकालने वाले हैं? तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं a वर्ग का मान। तो अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या रखने वाले हैं? a वर्ग -5a प्लस हमें क्या दिया गया है? 6i। तो यही मान हम यहाँ पे अब रखते जा रहे हैं। तो यदि हम a वर्ग का मान रखेंगे तो क्या बनेगा? 4 और 1 क्या बन रहा है यहाँ पे? 5। 0 0 और -1 तो ये हो जाएगा -1। 2 + 0 + 0 तो ये बनेगा 2। 4 2 6 और 3 9। 0 1 -3 तो -2। 2 3 5। फिर 2 में से 2 गया 0। 0 -1 तो -1। 1 -3 तो -2। तो ये हमारा बन जाएगा a वर्ग। फिर लगाएंगे -5 गुणित a चाहिए। a में किसका गुणा करना है? 5 का। तो यदि हम देखें तो a हमारे पास है 2 0 1 तो 5 दूनी 10। 0 और 5 यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10 0 5। फिर हम दूसरी पंक्ति में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 5 और 15। तो 10 5 और 15 ये हम 5 a का मान निकाल रहे हैं। तीसरी पंक्ति में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 -5 और 0। तो यहाँ हो जाएगा 5 -5 और 0। ये हमने मान लिख दिए। प्लस 6i तो यहाँ पे हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये हमने सारे मान यहाँ पे लिख दिए हैं। देन अब हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 -10 + 6। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे? 5 -10 + 6 -1 -0 + 0। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा क्या? -1। 2 5 तो 2 में से 5 जाएगा, यहाँ लिख देते 2 - 5 प्लस ये तो 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने i का मान रख दिया है। i का मान क्या होता है? 1 0 0 1 0 1 0 और 0 0 1। सेकंड हमारे पास आएगा 9 -10 + 0। फिर आएगा यहाँ पे -2 -5 और +6। तीसरा हमारे पास आएगा 5 -15 + 0। फिर अगला जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? 0 -5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 0। फिर आप बनाएंगे -1, ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस का 5 और यहाँ पे होगा 0। और तीसरा आप बनाएंगे यहाँ पे -2 -0 + 6। तो ये हमारे सारे मान होंगे। जब इसे हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास बनेगा 5 और 6 11, 11 में से 10 गया, यहाँ बचता है 1, यहाँ पे रहेगा हमारा -1। 2 - 5 तो ये हो जाएगा हमारा -3। यहाँ हमारे पास बचेगा -1, यहाँ होगा -7 + 6 तो -1 -10। देन हमारे पास होगा यहाँ पे -5, ये हो जाएगा +4
और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4। तो ये हमने निकाल लिया है a वर्ग माइनस 5a प्लस 6i का मान। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि a बराबर 1 2 4 2, तो दिखाइए कि सारणिक में 2a बराबर 4 सारणिक a होता है। तो हमें पहले दिया है a बराबर कितना 1 2 4 2, तो पहले हमें 2 में a का गुणा करना है, फिर सारणिक निकालना है। तो यदि हम इसको लिखते हैं 2a, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। अब यदि हम इसका मान निकालें तो ये बनेगा सारणिक 2a, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे आप निकालेंगे 8, माइनस 8 का गुणा 4 में करेंगे ये हो जाएगा 32, तो यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का 24। अब हमें बोला है 4 सारणिक ए चाहिए। 4 सारणिक ए किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 4, फिर सारणिक ए हमारे पास आएगा 1 2 4 2। जब इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे सारणिक का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 गुणित माइनस 6, तो ये आंसर आएगा माइनस का 24। और यही आंसर हमने ऊपर भी देखा था, उसका भी आया था माइनस 24, और यहाँ पे भी कितना आया है माइनस 24। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक a। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, दोनों मान हमारे बराबर आ चुके हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बोला गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं। अब इसका हमें क्षेत्रफल अवयव विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। क्षेत्रफल में आप लिखेंगे यहाँ पे 1 गुणित 1 1, सॉरी गुणित नहीं लगाएंगे यहाँ पे 1 1 1। आप पहली पंक्ति में या पहले स्तंभ में या तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बना लिया है 1 1 और 1। यहाँ पे हम लिख देंगे इनके मान। तो ये हमारा x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 के मान लिखेंगे हम किस प्रकार से 3 -4 और 5, और यहाँ पे हम लिख देंगे 8 -2 और 1। ये हमने मान निकाल लिए हैं। अब इसे हम हल करते हैं। तो किस प्रकार से हल करते हैं, तो इसे हल करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे एक हमारा बाहर होगा, आप गुणा करेंगे 4 का 1 में तो ये -4, फिर माइनस लगाएंगे 2 का गुणा होगा 5 में तो ये बन जाएगा माइनस का 10, फिर -1 लगाया, आप गुणा करेंगे 3 का 1 में तो ये 3 बन जाएगा, माइनस 8 पंजे 40, फिर +1 आप गुणा करेंगे 3 का 2 में तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस लगाएंगे और 8 चौक 32। यहाँ हमने गुणा कर लिए हैं सारे। दिन आगे निकालेंगे मान, तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणित -4, माइनस और माइनस बना लेगा यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस का 10, -1 गुणित 3 -40 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 37, प्लस 1 गुणित -6 प्लस 34। ये हमने सारे मान यहाँ पे लिख लिए हैं। दिन हमारे पास हो जाएगा 1/2, 10 में से 4 गया 6, तो 6 गुणित 1 6 बचेगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 37, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 34 में से 6 जाएगा 28, 28 गुणित 1 तो ये हो जाएगा 28। आप इनका प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 37 43, और 43 और आप 28 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 71, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 71/2। तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसके शीर्ष हमारे पास क्या है 3 8 -4 2 और 5,1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां त्रिभुज के शीर्ष क्या है K0 4 0 0 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हमें क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 1/2। यहाँ पे हमारा 1 1 1 हम पहले बाहर रख देंगे। यहाँ पे x1 कितना है k है, y1 4 है और z1 कितना है, या हम बोले x1 x2 और x3, तो x3 कितना है 0 है। यदि इसको लिखेंगे तो 0 0 2।
यहाँ पे हमने मान रख दिए हैं और हमें ये बोला है कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो इसको हम लिखेंगे +-4। ये आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए हमने इसको k का मान चाहिए, इसलिए हमने प्लस और माइनस दोनों लिखा है। अब ये आप 1/2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। तो पहले तो हम इसका मान निकालते हैं, तो यहाँ पे आपने 1 बाहर किया, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 -0, फिर आपका -1 बाहर होगा, यहाँ बनेगा हमारे पास 2k -0, फिर +1, आप 0 का गुणा 0 में कर दिए, पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 × 2। अब यहाँ पे हमारे पास बनता है 8 माइनस 1 का गुणा 2k में करेंगे तो ये हो जाएगा -2k बराबर 4 दूनी 8, तो ये +-8। अब एक बार प्लस का 8 रखेंगे, एक बार माइनस का 8 रखेंगे, तो यदि हम प्लस का 8 रखते तो हमारे पास हो जाएगा -2k बराबर 8, ये प्लस का 8 आप उधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा -8, और एक बार हम रखेंगे -2k -8 और -8, तो यहाँ पे हमें मिलता है -2k बराबर 0। तो यहाँ से तो k का मान क्या निकल रहा है, k का मान हो जाएगा 0, परंतु यहाँ रखेंगे तो -2k बराबर -16, तो k बराबर माइनस माइनस कटा -16 डिवाइड बाय -2, तो ये कट करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलता है 8 मिलता है। तो ये हमारे k के दो करेक्ट माना जाएंगे, जिसके मान हमें प्राप्त हुए 0 और 8। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, तो कृपया करके इनको आप करके ही जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपके 4 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है f(x) बराबर k cos x पाई -2x यदि x बराबर नहीं है π/2 के, और 3 यदि x बराबर π/2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 पर, यहाँ पे एक लाइन नहीं है, x बराबर π/2 पर क्या है सतत है, ये हमें दिया गया है। इस कंडीशन को हमको यूज़ करना है और किसका मान चाहिए, तो यहाँ पे हमें बताना है k का मान। तो यहाँ पे k का मान निकालने के लिए हमें सतत की कंडीशन लगाना होगी, और सतत की कंडीशन हम जानते हैं, लिखते हैं कि हम जानते हैं यदि फलन सतत है तो बाएं पक्ष की जो सीमा होती है वो दाएं पक्ष की सीमा की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा किसके बराबर होती है, फलन f(x) के बराबर होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बाया और दाया दोनों किस पे परिभाषित है, x बराबर π/2 पर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारी लिमिट है, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस फलन f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू π/2 फलन प्लस वाला यहाँ पे f(x) और बराबर क्या हो जाएगा f π/2। ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर। तो अब हमें बोला है कि यदि यहाँ पे x बराबर नहीं है π/2 के, तो यदि उससे छोटा है तो कहाँ रखेंगे, हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास k cos x डिवाइड बाय π-2x बराबर, यहाँ पे भी हमें इसमें ही रखना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है π/2 बराबर हो तो ही 3 रखेंगे, बाकी तो हमें यही मान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास k cos x π-2x बराबर कितना, ये 3 हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे मान रख दें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा k cos π/2 माइनस h π/2 से थोड़ा छोटा डिवाइड बाय π-2 π/2 माइनस h, यहाँ पे हमने मान रख दिया बराबर, यहाँ पे आपको लेना है लिमिट h टेंस टू 0। सेम इसी प्रकार आप इसमें भी लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, कि आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे cos π/2 प्लस h, यहाँ पे भी आपके पास होगा π-2 π/2 प्लस h बराबर 3।
तो ये हमने मान रख दिए हैं दोनों लिमिट्स के, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा। तो जब हम खोलते हैं इसे तो हमने पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h डिवाइड बाय पाई माइनस 2 से 2 आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस का पाई और ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस का 2h। इसी प्रकार इसे आप लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा के कॉस, अब कॉस नहीं होगा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये होता है साइन थीटा परंतु किसका होता है, माइनस का। तो इसे हम लिखेंगे माइनस का साइन h डिवाइड बाय पाई माइनस 2 से 2 कैंसल, माइनस का पाई और ये बन जाएगा माइनस का 2h इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो पाई तो पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h बाय h, यहाँ के बाय 2 कर लेते हैं, यहाँ पे भी यही काम होगा, लिमिट h टेंस टू 0 के बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेना, साइन h बाय h इक्वल्स टू 3। और हमने पढ़ा है साइन h बाय h लिमिट h टेंस टू 0 का मान होता है 1, ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा k बाय 2 बराबर 3, तो ये 2 जाएगा आपका गुणा में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k बराबर 2 गुणित 3, मतलब k का मान कितना मिल रहा है, k का मान हमें मिल रहा है 6, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा k का मान। जब कौन सा फलन सतत हो, तो हमारा जो परिभाषित फलन है वो सतत है किस पे, x बराबर पाई बटे 2 पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 या 8 जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है x बराबर a कॉस थीटा y बराबर b कॉस थीटा हो तो dy बाय dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें dy बाय dx का मान ज्ञात करना है, परंतु जो हमारे टर्म है वो किस में है, थीटा में है। तो पहले हम लिख देंगे x बराबर a कॉस थीटा, यहाँ पे a एक अचर राशि है तो पहले हम इसका निकालेंगे dx बाय डी थीटा। तो a तो आपका कांस्टेंट है और d बाई थीटा आप किसका करेंगे, तो हम करेंगे कॉस थीटा का। तो यहाँ पे हो जाएगा a d बाई थीटा कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ से हमारा मान क्या आ गया, माइनस का a साइन थीटा, ये हमारा माना गया है। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे y बराबर कितना, b कॉस थीटा। तो y बराबर b कॉस थीटा, यहाँ पे हम निकालेंगे dy बाय डी थीटा, b आपका बाहर होगा, d बाई डी थीटा आप किसका करेंगे, तो डी बाई डी थीटा हम करेंगे कॉस थीटा का। तो यहाँ पे भी यही बनने वाला है माइनस का b साइन थीटा। अब हमें dy बाय डी एक्स ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, dy बाय डी थीटा इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, और समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो हम समीकरण 2 पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy बाय डी थीटा, और हमें भाग देना किससे है, तो हमें भाग देना है dx बाय डी थीटा से। और यदि RHS देखें तो हमारे पास है माइनस का पहले ऊपर dy बाय डी थीटा आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का b साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा माइनस का a साइन थीटा। तो यहाँ से हमने डी थीटा से डी थीटा कैंसिल किया, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा कितना, सिर्फ b बाय a। तो यहाँ पे हमारा dy बाय डी एक्स का आंसर आ चुका है, dy बाय डी एक्स का आंसर हो जाएगा हमारे पास माइनस का b बाय a, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि d2y बाय डी एक्स वर्ग माइनस m प्लस n dy बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको देखकर ही जाना चाहिए। तो पहले हमें निकालना है dy बाय डी एक्स, तो यहाँ पे हम निकालेंगे dy बाय डी एक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a तो एक अचर राशि है तो a तो a ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, परंतु यहाँ पे mx है तो ये m जो है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a m e की पावर mx
प्लस यहाँ पे b आपका अचर राशि है तो b रहेगा। यहाँ पे e की पावर x का e की पावर x होता है, परंतु n है तो n आगे आ जाएगा, bn e की पावर nx। तो ये हमने निकाल लिया है dy बाय dx। अब हम निकालेंगे d2y बाय dx स्क्वेयर। तो यहाँ से हम मान निकालते हैं d2y बाय dx स्क्वेयर। तो यहाँ पे am हमारा कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज रहेंगे, परंतु आप e की पावर mx का करेंगे तो e की पावर mx का तो e की पावर mx, परंतु mx का कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा m e की पावर mx। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा b n और e की पावर nx का हो जाएगा n e की पावर nx। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है am स्क्वेयर e की पावर mx प्लस b n स्क्वेयर e की पावर nx। तो यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर दोनों के मान निकाले हैं। अब ये दोनों के मान हम समीकरण जो दिया गया है उसमें रखते हैं। हमें दिया गया है d2y बाई डी एक्स वर्ग माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, और इसको किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर हमको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर का मान हमारा क्या आया है, तो हमारा आया है a m वर्ग e की पावर mx प्लस b n वर्ग e की पावर nx। ये हमारा d2y बाई डी एक्स वर्ग का मान है, माइनस m प्लस n हमारा वैसा का वैसा रहेगा। dy बाई डी एक्स का मान हम लिखेंगे am e की पावर mx bn e की पावर nx। यहाँ रख देते हैं am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx। ये हमने मान रख दिया है यहाँ पे dy बाई डी एक्स का, और m n वैसा का वैसा। यहाँ हम y का मान रखेंगे और y का मान कितना है, तो a e की पावर mx b e की पावर nx। तो यहाँ पे हम y का मान रख रहे हैं, तो a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये हमने मान रख दिए हैं। अब हम इसका गुणा करेंगे अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा a m वर्ग e की पावर mx प्लस b n वर्ग e की पावर nx माइनस m का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a m वर्ग e की पावर mx। m का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b m n e की पावर nx। फिर n का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a m n e की पावर mx। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b n स्क्वायर e की पावर nx। अब इसको यदि हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a m n e की पावर mx प्लस b m n e की पावर nx। अब जो कट हो रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब किस प्रकार से कट करना है, तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे आ रहा है ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, और यहाँ पे आ रहा है माइनस का वही टर्म, तो ये वाली टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार बी एन वर्ग ई की पावर एन एक्स, यहाँ पे भी बी एन वर्ग ई की पावर एन एक्स, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, और यहाँ पे है प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये कट हो जाएगा। अब लास्ट हमारे पास बचता है माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये इससे कट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें कट हो गई, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 0, और यही हमको सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें पता करना है। तो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। इसका मतलब ये हमें dr बाई dt दे रखा है, कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और पूछा क्या है, उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब हमें dA बाय dt ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब r का मान कितना हो जाए, 8 सेंटीमीटर हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्या है, ये वृत्त है,
और हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, ये होता है हमारा पाई आर वर्ग। ये हमने सूत्र लगा दिया। तो ये a बराबर पाई आर वर्ग और हमें dA/dt चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे dA/dt। अब यहाँ पे हमारे पास पाई तो कांस्टेंट है, परंतु यहाँ पे r है और r का t के सापेक्ष हम अवकलन नहीं कर सकते, तो चेन रूल लगाना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे d/dr r वर्ग dr/dt। तो यहाँ पे हम रख देंगे मान। तो पाई तो आपका एज इट इज, आर वर्ग का अवकलन हम जानते कितना होगा 2r और dr/dt का मान हमारे पास है कितना है, तो dr/dt हमें दिया गया है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 पाई r और यहाँ पे r का मान भी कितना दिया है 8 दिया है। तो यहाँ से हमारे पास dA/dt का मान आ गया। तो dA/dt का मान कितना आ जाएगा, तो 10 पाई गुणित 8। तो ये हो जाएगा हमारा 80 पाई और ये किस में दिया था हमको, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो सेंटीमीटर वर्ग प्रति सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इस दर से हमारा क्षेत्रफल बढ़ रहा है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर थी, तो हमारा वृत्त कितना बढ़ रहा है, क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है वृत्त का, तो ये बढ़ रहा है हमारा 80 पाई सेंटीमीटर वर्ग प्रति सेकेंड। तो ये थे हमारे 12वीं के गणित के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो ये बिल्कुल आपको देख के ही जाना है, इनमें से कई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इसमें कुछ भी आपको परेशानी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।